गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिना कुछ किए तो कुछ नहीं होगा कि आप घर में बैठे रहोगे तो कुछ अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। क्लास शुरू करते हैं, रोज क्लास ही शुरू करते हैं, कभी कभी बात भी कर लेनी चाहिए, है ना। रोज हम क्या करते हैं, सीधा आते हैं, क्वेश्चन पढ़ाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो ये है ना कि बिना कुछ किए क्या होता है, जय जयकार नहीं होती। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है कि एक आदमी था, यानी वो क्या था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान की पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। वो क्या करता कि मंदिर में जाता, सुबह 4 बजे उठ के नंगे पैर बिना चप्पल के मंदिर में जाता, रोज जाके भगवान की पूजा करता और रोज बोलता कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। उसे ऐसे ही करते करते 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। पूजा, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, लेकिन उसकी पूजा पाठ में कुछ कमी नहीं होती। वो ऐसे ही रोज नियमित रूप से रोज अपनी पूजा पाठ करने जाता सुबह 4 बजे और फिर पूजा पाठ करके वापस आता। तो जब इतने दिन हो गए करते करते, तो पार्वती जी ने बोला कि भगवान आप इसकी क्या प्रार्थना सुन लीजिए ना। जब ये आपकी इतनी सेवा करता है, इतनी प्रार्थना करता है और आपका इतना बड़ा भक्त है, तो आप इसकी लॉटरी लगवा दीजिए ना। क्यों नहीं लगवाते आप इसकी लॉटरी? तो भगवान ने कहा ठीक है, देखता हूँ ये क्या कर रहा है। तो वो क्या करता कि डेली वही रूटीन के साथ आता, रोज पूजा पाठ करता, बिना चप्पल के आता, भगवान की प्रार्थना करता, पूजा पाठ करता 1 घंटे तक मंत्रोच्चारण के साथ, सब कुछ करके पूरा रोज डेली चला जाता, ठीक है। तो क्या हुआ, जब भगवान ने देखा कि भाई पूजा पाठ तो ये बहुत अच्छे से करता है मेरी, लेकिन कुछ काम नहीं करता, काम तो नहीं करता, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए इसने प्रयास ही नहीं किया। तो फिर देखा, भगवान ने पार्वती जी से बोला, पार्वती जी ने बोला कि आपने अभी भी इसकी लॉटरी नहीं लगवाई। इतने दिन हो गए इसे मेहनत करते करते, आपकी पूजा करते करते, फिर भी आपने इसकी लॉटरी नहीं लगवाई। तो शिव जी ने बोला कि मैं लॉटरी कहाँ से लगवाऊँ, ये टिकट खरीदेगा तभी तो लॉटरी लगेगी। और जब वो टिकट तो खरीद नहीं रहा और जाके भगवान के सामने बैठ जाता कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, तो जब तक आप प्रयास ही नहीं करोगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी। अब भगवान थोड़े आके आपके एग्जाम में लिख देंगे कि आपने पढ़ाई तो की नहीं और रोज बोलते हैं भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब सिलेक्शन कहाँ से होगा? सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब पढ़ोगे। भगवान आके थोड़ा ही आपकी कॉपी में लिख देंगे, जब आप पढ़ोगे तभी तो आप आंसर दोगे, ठीक है। तो इसका कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे किसी चीज़ की, प्रयास ही नहीं करोगे, तो आपको सफलता या असफलता का कैसे पता चलेगा कि हमने प्रयास कैसा किया है। जब आप प्रयास करोगे तभी तो पता चलेगा आपको, तभी तो सफलता मिलेगी, तभी तो एक सीढ़ी पे चढ़ोगे और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया है विदेश सचिव के रूप में नियुक्त? तो ये किया है विनय कुमार क्वात्रा को। किसे किया है? विनय कुमार क्वात्रा को किया है। किसके स्थान पर? हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर। किसके स्थान पर? हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर विनय कुमार क्वात्रा को क्या किया गया है? विदेश सचिव के रूप में नामित किया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि एशियाई विकास बैंक यानी आईडीबी, क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसे? आईडीबी बोलते हैं, ठीक है। एशियाई विकास बैंक
के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? बताइए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 7.5 यानी 7.5% रहने का अनुमान है 2022-23 में। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि जो एशियाई विकास बैंक है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। बताइए, देखिए इसमें सब कुछ जो भी एशियाई विकास बैंक के बारे में पूछा जा सकता है, हमने सब कुछ इसमें ऐड करने की कोशिश की है। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी एशियाई विकास बैंक की स्थापना? 19 दिसंबर 1966 को। बैंक की जब स्थापना हुई थी तब 31 सदस्य थे। कितने थे? 31 सदस्यों के साथ बैंक की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में कितने सदस्य है? 68 सदस्य है। कितने सदस्य है वर्तमान में? 68 यानी 68। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। मनीला में इसका मुख्यालय है। ADB यानी एशियाई विकास बैंक का। अगर अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में मासात्सुगु ओसाकावा, क्या है ये? ओसाकावा है ये, ठीक है। ये क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था ताकेशी वाटानाबे। ये जो अजीब से नाम दिखाई दे रहे हैं ना आपको, अब ये इंडियन तो लग नहीं रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये जापान के थे। कौन थे? दोनों जापान के, ये भी और ये भी। और जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है वो लग रहे हैं ना अशोक लवासा, कि ये इंडियन होंगे। तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? अशोक लवासा है। जो प्रथम अध्यक्ष थे वो ताकेशी वाटानाबे। और जो अध्यक्ष वर्तमान में है इसके वो कौन है? मासात्सुगु ओसाकावा, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है जिन्होंने क्या किया है? प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया है। तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव। कौन है वो? भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है प्रकृति और हरित पहल को, ठीक है। इसी के बारे में देख लेंगे कि जो भारत क्या करता है, सालाना लगभग 3.5 मिलियन कचरा पैदा कर रहा है। कितना कर रहा है कचरा पैदा? 3.5 मिलियन कचरा पैदा कर रहा है भारत। और जो भूपेंद्र यादव है उन्होंने क्या किया है? 5 अप्रैल 2022 को प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की भारत की संकल्प की घोषणा की है। कब तक? 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी में और देख लेंगे केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। जब केंद्र सरकार की बात आ गई है, योजनाओं की बात आ गई है, तो कुछ योजनाएं भी देख लेते हैं। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दूसरी है PM मोदी हेल्थ ID कार्ड। तीसरी योजना है स्वामित्व योजना। चौथी है आयुष्मान सरकारी योजना। पांचवी है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। छठी है स्वनिधि योजना। सातवीं है अंत्योदय अन्न योजना। और आठवीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना। ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिम प्रहरी योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? योजना का नाम क्या है? हिम प्रहरी जो योजना है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। किसने की है? उत्तराखंड ने शुरू की है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके हिम प्रहरी क्या है और ये क्यों शुरू की गई है, इसके बारे में एक बार देख लेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं उत्तराखंड के, कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायनों को रोकने और सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाने की योजना है। चंपावत एवं उधम सिंह नगर के खटीमा के ग्रामों से भी हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए पुलिस, आईटीबीपी और एसएसबी के सहयोग से सीमा दल रक्षक या हिम प्रहरी, सीमा दल रक्षक भी बोल सकते हैं इसे, या हिम प्रहरी दल बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें सरकार पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख के खर्च का बोझ आएगा। यानी इसमें सरकार इसमें कितना खर्च करेगी? 5 करोड़ 45 लाख रुपए तक का इसमें खर्चा आएगा। पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र से क्या मांगी है? सहायता मांगी है। ठीक है, किसने? जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। इससे पहले उन्होंने 4 जुलाई 2021 को शपथ ली थी, अब फिर से उन्होंने दोबारा शपथ ली है। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बारे में आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी 13 जिलों के साथ। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग करके एक अलग स्टेट बनाया गया था। 27वें नंबर का राज्य बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल रखा गया था। क्या रखा गया था? इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। 2006 के बाद यानी 2007 में इसका नाम परिवर्तन करके इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी देहरादून हो जाती है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में गैरसैंण वहाँ इस उत्तराखंड की क्या हो जाती है? ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है। बात करते हैं प्रथम राज्यपाल की, तो सबसे पहले जो गवर्नर थे इस उत्तराखंड की जब स्थापना हुई थी सन 2000 में, तब सबसे पहले जो गवर्नर थे, जो राज्यपाल थे, उनका नाम क्या था? सुरजीत सिंह बरनाला। क्या था उनका नाम? सुरजीत सिंह बरनाला। और वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? गुरमीत सिंह। सुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, याद रखेंगे। जो सबसे पहले गवर्नर थे वो सुरजीत सिंह बरनाला थे और वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है? गुरमीत सिंह है। बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री की। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। देखिए क्या अजीब कॉम्बिनेशन है, सुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, नित्यानंद स्वामी, पुष्कर सिंह धामी। जो सबसे पहले थे मुख्यमंत्री बने थे वो थे नित्यानंद स्वामी और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आगे देखते हैं इसी में उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह है या राष्ट्रीय उद्यान है, सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर राजकीय पशु की बात करें उत्तराखंड की तो कस्तूरी मृग यहाँ का राजकीय पशु हो जाता है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो मोनाल यहाँ का राजकीय पक्षी हो जाता है। अगर बात करें राजकीय फूल की तो ब्रह्म कमल, कौन सा? ब्रह्म कमल यहाँ का राजकीय फूल हो जाता है। अगर बात करें राजकीय वृक्ष की तो बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष हो जाता है। अगर बात करें उत्तराखंड में विधानसभा सीटें कितनी है तो 70 विधानसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यानी उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरे नंबर पर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर पर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चौथे नंबर पर है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 5वें नंबर पर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और 6ठे नंबर पर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ये राजाजी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसे हटा देंगे। ये क्या है? राजाजी इसमें नहीं है, इसका नाम क्या है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से देख लेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर
5 कि 7 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए 7 दिवस को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया WHO दिवस के रूप में, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? WHO डे मनाया जाता है। ये देखिए पूरा आ गया यहाँ पे कि जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और 2022 की थीम क्या थी? तो 2022 की थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी वर्तमान में 2022 में कौन सी थीम है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। और अगर 21 की बात करें तो 21 की थीम क्या थी? एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया निर्माण। क्या थी? एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण 2021 की थीम थी। और 2022 की थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है। इसके बाद मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है इसका मुख्यालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगर बात करें महानिदेशक की तो वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानोम। क्या है इनका नाम? टेड्रोस एडहानोम वर्तमान में महानिदेशक है। अगर उप निदेशक की बात करें तो सौम्या स्वामीनाथन उप निदेशक है। अगर सदस्य देश की बात करें तो 194 सदस्य देश है वर्तमान में WHO में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि स्टैंड अप इंडिया योजना जिसने हाल ही में अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए, यह किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए फटाफट से, किस वर्ष शुरू की गई थी स्टैंड अप इंडिया? ठीक है, तो ये की गई थी 5 अप्रैल 2016 को। कब शुरू की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी के बारे में देख लेते हैं कि इस योजना के तहत 1.33 लाख से अधिक नए रोजगार और 1 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को लाभ मिला। किसे मिला? महिला उद्यमियों को लाभ मिला 1 लाख से भी अधिक। इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 महिला उद्यमी द्वारा ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। कौन सी योजना का उद्देश्य? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? तो ये है हमारी कौन सी योजना? स्टैंड अप इंडिया योजना। कौन सी? स्टैंड अप इंडिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है बताएंगे फटाफट से। तो ये किया गया है डॉक्टर इयान फ्राई को। किसे किया गया है? डॉक्टर इयान फ्राई को विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का। अगर संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की बात करें, स्थापना की बात करें, तो स्थापना कब हो जाती है? स्थापना होती है इसकी 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा और मानव अधिकार संबंधी विषयों पर अनुशंसा प्रकट करना इसकी क्या है? इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए फटाफट से।
अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके? नजहत शमीम खान। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? नजहत शमीम खान इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कितने भारतीय कलाकारों ने 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है? बताइए कितने भारतीयों ने जीता है? तो ये 2 भारतीयों ने जीता है। कितने भारतीयों ने? 2 भारतीयों ने जीता है। किसने किसने जीता है? पहला जीता है भारतीय अमेरिकी गायिका फालू। फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में जीता है। और दूसरा जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? संगीतकार रिकी केज ने। किसने? रिकी केज ने जीता है। और ये पहला पुरस्कार जीता है फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? बताइए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। अगर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री की बात की जाए तो इसके मंत्री कौन हो जाते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन हो जाते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके मंत्री है। यानी कौन से मंत्रालय के? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के। ठीक है, आगे चलेंगे इसी में कि नागरिक उड्डयन मंत्री मैंने आपको बता ही दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। सचिव कौन है? एयर इंडिया के मुख्य प्रबंधक एवं अध्यक्ष प्रदीप सिंह खरोला। कौन है? प्रदीप सिंह खरोला सचिव है। भारत में वायु परिवहन का वास्तविक विकास 1927 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना के रूप में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि लगातार चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? बताइए हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार किसे चुना गया? तो ये चुना गया है विक्टर ऑर्बन को। किसे चुना गया है? विक्टर ऑर्बन को चुना गया है। विक्टर ऑर्बन। बात करते हैं हंगरी की राजधानी की। हंगरी की राजधानी क्या हो जाती है? बुडापेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाती है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे इसी में। हंगरी की आगे आइए। हंगरी जो मैंने अभी आपको बताया था कि हंगरी की कैपिटल क्या हो जाती है? बुडापेस्ट हो जाती है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? यानोस है। प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? चौथी बार विक्टर ऑर्बन चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं हंगरी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि हाल ही में किस राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया? बताइए हाल ही में किस राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया? तो आपने पहले एक सीरियल आता था जोधा अकबर। आप लोगों ने देखा होगा जोधा अकबर एक सीरियल आता था। उसमें जोधा जब अपने घर जाती है तो उस टाइम गणगौर का पर्व चला होता है। तो जोधा कहाँ से थी? राजस्थान से थी। तो ये पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या हो जाती है? जयपुर हो जाती है। क्या हो जाती है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो जाती है। अगर बात करते हैं राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानसभा में 200 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल और विधानसभा सीटें तो आपकी उंगलियों पे हो जाएगी अगर आप डेली क्लास लेते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, उस राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कि किसे हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? बताइए हाल ही में किसे ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है एलन मस्क को। एलन मस्क के बारे में आप सभी जानते हैं
किया गया है? इसमें शामिल एलन मस्क को किया है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज की हमारी पुस्तक कौन सी है? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न हो जाता है, शिमला समझौता कब हुआ था? बताइए, शिमला समझौता कब हुआ था? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कल का रिवीजन, अकबरनामा के लेखक और किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताए। आप ही बताएंगे इनके आंसर। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताएंगे। मैं फटाफट से कल का रिवीजन कराती हूँ। ठीक है, कल का जो रिवीजन था हमारा उसे कर लेते हैं एक बार फटाफट से कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है यूएन वुमेन के लिए भारत ने कितने लाख डॉलर का योगदान किया? तो 5 लाख डॉलर का योगदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर 360 वेबसाइट किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई मंदिर 360 वेबसाइट? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला सी ऑटो स्टैंड किस राज्य की पुलिस ने स्थापित किया? तो किस राज्य की पुलिस ने किया? आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। नेक्स्ट है WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी? तो उन्होंने कोवैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों की वजह से हाल ही में किस देश के 4 यूट्यूब समाचार चैनलों सहित 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया? तो किसके? पाकिस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट है श्री राम चोलिया की नई किताब क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस का विमोचन किसने किया? तो ये किया था मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में पहली बार कौन से वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा है? तो 64वें का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो छत्तीसगढ़ रहा। और लास्ट क्वेश्चन था कल का हमारा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया। और जो थीम थी अब की बार 2022 में वो थी कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। क्या थी? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग इस वर्ष 2022 की थीम थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये हमारे टॉप 12 थे। आज 12 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के थे जिन्हें आपको डिटेल के साथ बताया गया। यानी स्टेट के बारे में आप अगर डेली क्लास लेते हैं तो आपके जो स्टेट है वो उंगलियों पे हो जाएंगे। आपको अलग से स्टेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी आपको क्लास में ही मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर नहीं लगती तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी अब करने के लिए कि आप, अगर आपको लगता है, सच में लगता है कि क्वेश्चन अच्छे हैं, मेहनत की गई है, अच्छे से समझाया जाता है तो शेयर कीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।